नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की जो तैयारी है बहुत बेहतर चल रही होगी। हम लोग इस वर्दी सीरीज में आप लोगों का स्वागत करते हैं ऊंची उड़ान की तरफ से। ऊंची उड़ान वादा सफलता का, जो आपके लिए बहुत मेहनत से काम कर रही है और आपके लिए बेहतरीन काम करेगी, उसी से संबंधित आपके लिए हम लेकर के फिर से टॉपिक हाजिर हैं। देखते हैं, बहुत कम समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हरदीप सिंह जो 100 किलोग्राम की रोमन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो आंसर कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या कोई नहीं। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा ग्रीस, जो एथेंस जिसको आप कहते हैं ना, एथेंस ग्रीस में है ना, वहीं पर ये खेल हुआ था। और इन्होंने मतलब क्या नाम है, हरदीप सिंह ने क्या किया था कि एक प्लेयर्स थे जो कहाँ के, ईरान के थे। ईरान के थे, यजदान उनका नाम था, यजदान राजा। उनको ये हरा करके, यजदान राजा को हरा करके 3-3 से मुकाबले को ये क्या किया, उन्होंने ये पदक को जीता था। नेक्स्ट में हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित जो हाइड्रोजन संयंत्र है वो कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम का जोरहाट, गुजरात का कांडला, उत्तर प्रदेश का सोनाल या हरियाणा का पानीपत? क्या हो जाएगा? गुजरात का जो कांडला है, जिसको अभी वर्तमान समय में हम लोग इसको एक अलग नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम कहते थे? दीनदयाल। दीनदयाल जो बंदरगाह है उस नाम से जानते हैं। और जो पोर्ट मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, सर्वानंद सोनोवाल जो है, सर्वानंद सोनोवाल, उन्होंने क्या किया था कि इसका उद्घाटन किया था या इसको मंजूरी दी थी, या यूं समझिए कि इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये एक से मतलब 10 मेगावाट के आसपास जो है इसका कहा जाता है ऊर्जा का क्षमता। ये क्षमता ये कब लॉन्च किया गया? तो 31 जुलाई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद उधम सिंह का 86वां शहादत दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 31 जुलाई को। आपको पता होगा शहीद उधम सिंह वही है, शहीद उधम सिंह, जिन्होंने जाकर के वहाँ पे मार्शल क्या नाम है, डायर को जो है उन्होंने जाकर के हत्या किया था। कहाँ पे? लंदन में जाकर के उन्होंने। और ये जो 1919 में जो जालियावाला बाग हुआ था, याद करिएगा, वो जालियावाला बाग जो देश की एक मर्मता का एक सूचक था, उसको जो है बदला लेने के लिए जो है इस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने जा करके वहाँ पर, और वहीं पर उन्हें क्या कर दिया, लंदन में ही उन्हें क्या कर दिया गया था, फांसी की सज़ा दी गई थी। जहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई थी वो जगह क्या था? वो जगह था पेंटाविले जेल था। याद रखिएगा, पेंटाविले जेल था, वहीं पर उन्हें क्या किया गया था? फांसी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? तो ये थीम था प्लास्टिक प्रदूषण हटाओ। क्योंकि पता होगा प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और प्लास्टिक से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसको रोकने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण हटाओ जो है वह थीम के साथ इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। और कहा जाता है कि ये पता होगा कि 5 जून को, हर 5 जून को जो है हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कब से मना रहे हैं? तो साल 1973 से जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उस समय से हम इसको मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अगस्त को सफाई आंदोलन दिवस? तो सफाई आंदोलन दिवस जो है वह कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपको लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में सिंधु नदी जो देखते होंगे उसके आसपास के एरिया को साफ करने को लेकर के ये प्रोजेक्ट लाया गया था। सिंधु नदी पता होगा, जो कि मानसरोवर के बुखरचू लेक जो है वहाँ से ये निकलती है। और वहीं पे वहाँ के लोग मिल करके, जो पर्वतीय सदस्य लद्दाख की जो पर्वतीय सदस्य समिति है वो, प्लस लेह का प्रशासन, ये सब मिल करके ये कार्य क्या कर रहा है, वहाँ पे कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है। और वो किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो नारायण दत्त तिवारी, मायावती, मुलायम सिंह यादव या पंडित गोविंद बल्लभ पंत? तो ये हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। इनका जो कार्यकाल था वो 8 साल 127 दिन का कार्यकाल था। इसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, याद रखिएगा, 8 साल 127 दिन का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उप सेना के रूप में जो नियुक्त किया गया वो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो थे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो थे, ये सेना मुख्यालय में महानिदेशक के तौर पर रह चुके थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेना मुख्यालय में महानिदेशक के तौर पर रह चुके थे। 1 अगस्त 2025 को इन्हें ये कार्यभार सौंपा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैयर, या श्री ए राजन, या के निवासन, या एस स्वामीनाथ। क्या हो जाएगा? श्री ए राजराजन, इन्हें ये किया गया। इन्हें भी 1 अगस्त 2025 को ये नियुक्ति दिया गया। इससे पहले डॉक्टर एस, जैसे कि ऑप्शन में आपको ए भी दिख रहा होगा, तो अगर ए ऑप्शन दिख रहा है तो अगर ये थे पहले थे, ठीक है। अभी जो है वर्तमान में वो एस राजराजन है। इससे पहले अगर बात करेंगे राजराजन कहाँ थे, तो इससे पहले श्री हरिकोटा में जो सतीश चंद्र धवन जो है, या सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र है, उसमें ये निदेशक के तौर पर रह चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाँ, बिहार विधानसभा हाल ही में कितने नए बिल पारित किए? तो कितने बिल हो जाएंगे? हाल ही में बिहार विधानसभा ने 4 नए बिल पारित किए। 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। हाँ, 4 नए बिल क्या किए? पारित किए। 1 सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, 4 विधान ये हो जाएगा। नेक्स्ट फिर, हाल ही में 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी, तो ये पहली कंपनी बन गई कौन? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ये साल 2015 से लगातार काम कर रही है, और खास करके 2 सेक्टर में अक्षय ऊर्जा कह रहा है, जो कि कभी खत्म ना हो, तो खास करके ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में ये काम कर रहा है। और इसका टारगेट है कि 2030 आते आते जो इसका टारगेट है वो 15 को 50 गीगावाट करने का क्षमता ये बनाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार के किस राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2010 को मंजूरी दी है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, याद रखिएगा। सिक्किम जो है वह सिक्किम को केंद्र सरकार ने क्या किया है कि 2010 जो है, सॉरी 2010 बार बार बोला जाता है, 210, एक्सट्रीमली सॉरी, 210 को मंजूरी दिया है। तो ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में 23 किलोमीटर का, याद रखिएगा, कितने किलोमीटर? 23 किलोमीटर का जो एक लंबा राजमार्ग 210 बनाया जा रहा है, जो कि कहां से कहां तक को जोड़ रहा है? तो एक जगह है मल्ली, याद रखिएगा, मल्ली जगह है। मल्ली को कहां से जोड़ेगा? तो ये सिंगतम एक जगह है, वहां से इसको क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, ठीक है। मल्ली से सिंगतम तक जोड़ा जाएगा। ये कहां पे? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस खेल नीति को मंजूरी दी है? तो ये राष्ट्रीय खेल नीति को, एनएसपी को क्या किया है? मंजूरी दी है। याद रखिएगा किसको? तो जो राष्ट्रीय खेल नीति मनसुख मंडाविया, इन्होंने ये मंजूरी दी है। और ये कब? 1 जुलाई 2025 को इसको क्या हुआ है? मंजूरी मिला है। कौन? तो मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने दिया है। हाल ही में माउंट एल्ब्रस, नॉट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही, तो ये कौन बने? तेगवीर सिंह बने। ना कि ये तेगवीर सिंह पंजाब के हैं। इन्होंने क्या किया है कि हाल ही में जो 20 जून से, याद रखिएगा कब से? 20 जून से 28 जून के बीच में इन्होंने एक रूस और यूरोप के बीच में जो ऊंचा पर्वत है उस पर इन्होंने पर्वतारोही किया, जिसकी हाइट जो है 5642 मीटर है। और यहीं पर इन्होंने क्या किया है? सबसे कम उम्र के ये पर्वतारोही बने। अगला है, हाल ही में अंबेडकर के संदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, DS वरैया, शशि थरूर, या फिर, तो ये किसका है? DS वरैया ने क्या किया है? विमोचन किया है। इसका मतलब यूं समझ सकते हैं कि इनका विमोचन किया गया है। उसके बाद हाल ही में किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 40 लाख घरों में सोलर रूफ स्टॉप जो है या रूफ टॉप जो है वो बनाने की घोषणा की है? तो ये SBI ने किया है, ठीक है। SBI ने क्या किया कि टारगेट किया कि 2026-27 तक लगभग सभी घरों के ऊपर, यानी 40 लाख खास करके घर को ऊपर 2027 तक जो है वह क्या करेगा? सोलर रूफ टॉप जो है वो बनाए जाने का घोषणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बन गया? तो सबसे अधिक जो वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया वो रिलायंस जियो बन गया है। जियो फाइबर से आप कनेक्शन देख सकते हैं, जियो 5G से देख सकते हैं, जियो 4G से देख सकते हैं, और 4G सबको धीरे धीरे 5G में कन्वर्ट कर दिया गया, और लगातार जियो फाइबर की तरह जो है वह दुनिया को और भारत को कनेक्शन करने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग जो फैसिलिटी है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? याद रखिए, रॉकेट 3D जो है इसका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अग्निकुलम कॉस्मोस के द्वारा। और ये किसकी सहायता से या फिर कहाँ पे? तो आप याद रखिएगा, IIT मद्रास है ना, IIT मद्रास पार्क बनाया गया, ठीक है। वहीं पर ये चीज को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और ये कब बनाया गया था? तो ये बना था 13 जुलाई, याद रखिएगा 13 जुलाई 2022 को ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, स्वयं सहायता समूह सदस्यों का पहचान पत्र जारी करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार, केरला, झारखंड या तमिलनाडु? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु जो है यह पहला राज्य बन गया। ये कहा जाता है कि 16 सितंबर तक 5 लाख से अधिक को क्या किया है, 5 लाख से अधिक को क्या कर दिया, पहचान पत्र उसका जारी करवा दिया है। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में मिला है? तो ये मिला है आपको कहाँ पे? तो ये मिला है कर्नाटक का एक जगह है पाडूर, वहीं पर जो है ये बनाया जा रहा है और इसकी क्षमता जो है 2.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ना, मिलियन मीट्रिक टन जो है इसकी क्षमता है। इसके अलावा नेक्स्ट का बात करेंगे, नेवर एलोन एआई जो लाया गया, जो मतलब कभी भी आप अकेला नहीं फील करेंगे, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे कि ऐसा डेटा आया है कि 45 सेकंड में हर एक युवा की मृत्यु हो रही है, खास करके अभी 18 से 30 वर्ष के। तो इसको रोकने के लिए दिल्ली एम्स ने क्या किया, एम्स दिल्ली ने नेवर एआई एलोन लाया है, ताकि जागरूक किया जा सके और खास करके जो अपने आप को बहुत एलोन फील करते हैं उनको एक सुविधा दी जा सके, उनका मॉनिटरिंग किया जा सके, उनके साथ लगे कि कोई हमेशा है। इसके लेकर के नेवर एआई लाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो कि 29 मील प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है? सबसे जो तेज है वो है बुध। आपको पता होगा 88 दिनों में ये क्या कर लेता है, यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है और यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह भी माना जाता है और है भी। उष्ण कटिबंध क्षेत्र किसके किसके बीच है? तो उष्ण कटिबंध आप देखेंगे तो ये पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है, इसके 23.5 डिग्री आप नॉर्थ चले जाइए, जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो है वह आप नॉर्थ चले जाइए और 23.5 डिग्री आप साउथ चले आइए। तो इसके जो है ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसी बीच को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। जास्कर और नुब्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो जास्कर और नुब्रा जो है वो सिंधु नदी की, पता होगा, सिंधु नदी जो कि मानसरोवर के बोखरचू से निकलती है और ये भारत के लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए यह पाकिस्तान चली जाती है। तो उसी में एक नदी आकर के मिलती है, जास्कर और नुब्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। और भारत में लंबाई के हिसाब से एक लंबी नदी मानी जाती है, भारत में नहीं बल्कि भारत से बहने वाली नदी में से। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबियल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग के निर्माण में, कंक्रीट कट जो गिट्टी देखते होंगे पत्थर, तो कौन सा है? तो ये हॉर्न ब्लेड है, जो कि पत्थर जो होता है ना, पत्थर जो देखते होंगे जिससे मिट्टी ये रोड वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औस, अमन और बोरो, औस, अमन और बोरो ये तीनों के तीनों जो है शब्दावली किससे फसल से है? तो ये तीनों के तीनों धान से संबंधित है। एक तरह से इसका टाइप्स होता है धान का, औस, अमन और बोरो। भारत में कई राज्यों में, जैसे क्या नाम है आपको, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसका उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट में आते हैं, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसल से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट और भांग जो है बड़े पैमाने पर उत्पादित भी किया जाता है और दोनों के दोनों रेशेदार फसल भी हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाता है और मृदा के निचली, यानी जल के द्वारा वह घुल करके वह सबसे निचले स्तर पर चला जाता है? इस प्रक्रिया को निच्छालन कहते हैं और निच्छालन से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। निच्छालन से लेटेराइट, याद रखिए कौन, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा घटती है और इसको आम बोलचाल में क्या कहते हैं? तो इसको अम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि उस समय आम का सीजन होता है और कहा जाता है जब ये हवा आती है तो पानी लेकर के आती है और इससे आम का जो फसल होता है वो पकने लग जाता है। इसकी वजह से काल बैसाखी जो है ये कह सकते हैं, जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये गर्म लू चलती है, उसको काल बैसाखी। उसी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो हवाएं चलती है गर्म हवा, उसको नॉर्थ वेस्टर्स पे, और संतरे वगैरह के लिए जो बारिश होती है उसको संतरे की वर्षा के नाम से जानते हैं। दक्षिण आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध लाल चंदन और सेलेंडर लॉरिस सहित स्थानिक प्रजातियों का घर है? तो ये हो जाएगा सेशचलम जो है, ये जो है उसका एक दक्षिण आंध्र प्रदेश का ये एक हिस्सा है जहां पर ये इसका एक प्रजाति का हिस्सा है। अंबाला से सुंदरबन तक, जो अंबाला है उससे सुंदरबन तक जो कहा जाता है 1800 किलोमीटर है, लेकिन ढाल जो है बहुत कम है। कहा जाता है कि इसकी जो ढाल है गिरावट से मुश्किल से 300 मीटर की गिरावट है, ढाल ज्यादा नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया है जो विविधता बुद्धिमानी की लेकिन बहुत कम पाई जाती है? संशोधन प्रक्रिया विविधता बुद्धिमानी है लेकिन कम पाई जाती है। तो ये केसी वेयर का ये है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारा संशोधन प्रक्रिया है वो विविधता और बुद्धिमानी है लेकिन ये कम पाई जाती है। तो आंसर सी। निम्नलिखित में भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषता में न्यायिक पुनर्वलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, वो कहाँ से लिया गया? तो ये जुडिशियल रिव्यू यूएस से लिया गया। कनाडा से हम लोग ने
डीपीएसपी लिया, याद रखिएगा, बहुत फेमस है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुख को सुरक्षा देता है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 361, क्योंकि 352 नेशनल इमरजेंसी का बात करता है, 356 राज्य इमरजेंसी का बात करता है, 370 जो है स्टेट अलग से जो है जम्मू कश्मीर को याद करिए स्वायत्ता देता है, तो उससे संबंधित बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान का 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया? तो ये कौन सा? अनुच्छेद 3, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो फिर से एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य का ये निर्माण करना, राज्य का उसका सीमा निर्धारित करना, राज्य से संबंधित उसके नाम का फेरबदल, ये सब चीज़ों से संबंधित दिया गया। 45 तो आपको पता होगा कि ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसको आप नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और उससे संबंधित है, जो कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 17 तो आपको अस्पृश्यता का अंत है। फिर 34 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया गया? मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा, भाग 4 के ए में 51 आर्टिकल 51 ए में इसको डाला गया है। देश की रक्षा करना नहीं है करके दिया गया, शायद आप गौर करिएगा। ये और ये नहीं होगा तो 2 और 3 नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को फिर से रिहा करना है। उसके लिए रिट एक जारी होता है, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जब कभी भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का शोषण होता है तो उससे बचाने के लिए रिट जारी होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, याद करिए, ये रिट जारी करता है। इसके अलावा हाईकोर्ट भी जारी करता है 226 के अकॉर्डिंग। यदि कोई गैर मंत्री विधेयक प्रस्ताव लाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं निजी सदस्य विधेयक के नाम से हम लोग जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अगर अनुपस्थित होंगे तो उस समय सदन की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो संसद का संयुक्त बैठक उस समय राज्यसभा के उपसभा करते हैं। आपको बताना है कि वर्तमान में कौन है, आपको बताना है कि वर्तमान में कौन है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन है। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना जैसे ही आएगा तो आपको केशवानंद भारती केस की तरफ चल जाना है, क्योंकि ये बहुत फेमस केस है। ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट से संबंधित मामला है, जबकि पता होगा 1978 में इसी के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया था। याद आ रहा है? 1978 के 44वां संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने की उम्र कितनी? 62। याद रखिएगा, अधिकतम आयु 62 साल है। आई होप आपका जितना भी ये क्वेश्चन था सब कंप्लीट हो गया। फिर आगे वीडियो आपको आदित्य सर और फिर मनोज सर लेके चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज़ अगर कुछ अच्छा या खराब लग रहा है कमेंट करिए, ताकि हम उस पर और बेहतर काम कर सकें। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार और सुस्वागतम ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में, सफलता वादा का और SI 32 सेट नंबर, ठीक है। तो 32वां नंबर कर रहे हैं, 31 तक हो चुका है। प्लीज़ कोई भी सेट मिस मत करना। जितना टेस्ट हो रहा है ईमानदारी पूर्वक मारना, और हम लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां हम लोग यही सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे इसका आंसर बनाना। पता है मेरा नाम आदित्य गौरव है, तो ऊंची उड़ान के प्लेटफॉर्म पर हो, और हम लोग साथ में इकोनॉमिक्स और इतिहास, अर्थशास्त्र और इतिहास के सारे पोर्शन को करने वाले हैं। तो शुरुआत हमारी होती है कहाँ से? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के पोर्शन पे आते हैं। सबसे पहला सवाल देखो क्या है कि सभी वास्तविक संसाधन जैसे कच्चा माल तथा श्रम जिसका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, उसकी लागत को क्या कहते हैं? मतलब ये है कि जब कभी भी तुम किसी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे होते हो, तब तुम कच्चा माल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तुम कभी भी किसी अगर संसाधन का बना रहे हो तो तुमको एक कच्चा माल बहुत ज़रूरत रखता है, फिर तुमको श्रम की ज़रूरत है, और तुमको उत्पादन जो तुम इससे बना रहे हो, इससे क्या कहते हैं? कौन सा लागत कहते हैं? इसको हम लोग वास्तविक लागत कहते हैं। ध्यान देना, इसको हम लोग वास्तविक लागत कहते हैं, जिसमें हम लोग श्रम और तुम्हारा कच्चा माल सब चीज़ को मिलाते हैं, इसे हम लोग वास्तविक लागत कहते हैं। तो पहला का आंसर ए नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष है? अब आ जाओ, राष्ट्रीय आय समिति के बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो 1939 में किया गया। प्लीज़ ध्यान देना कि राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है 1939 में किया गया था,
ताकि देश का जो आय का व्यवस्था वो रख सके, आय का विवरण वो रख सके, इसीलिए इसका गठन किया गया है। और इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो याद रखना है, गठन 1939, ये गठन का बात कर रहे हैं, और इसकी जो रिपोर्ट है वो हमें देखने को मिलती है 1951 में, ठीक है। प्रथम रिपोर्ट अगर पूछ दे कि राष्ट्र आय समिति का प्रथम रिपोर्ट कब प्रकाशन किया गया था, तो भैया 1951, प्लीज ध्यान देना, 1951। और गठन का अगर बात किया जाए तो 1939, 1949 तुम्हारा राइट आंसर होगा। अब सवाल क्या पूछा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भैया इसके अध्यक्ष हमारे थे पीसी महाबिनोबिस, ठीक है। तो तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर होगा, पीसी महाबिनोबिस, ठीक है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का घटक है? पूंजी बजट के घटक में बता दें कि इसमें क्या होता है कि या तो राष्ट्र की आय अधिक हो जाएगी या तो गिरावट आएगी, ये दोनों चीज में होता है। तो क्या ये प्रत्यक्ष व्यय है या फिर गैर कर राजस्व है, या कर राजस्व है, या गैर योजनागत पूंजीगत व्यय है? क्या निम्नलिखित में से कौन पूंजी बजट है? पूंजी बजट समझ रहे हो, यहाँ क्या होगा, या तो कर तुम्हारी आगे जाएगी या तो कर तुम्हारा पीछे आता हुआ नजर आएगा। तो इसका तुम्हारा राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, ठीक है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 44 में आते हैं, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी का कारण क्या हो सकता है? कमी का कारण दो ही हो सकता है। क्या कारण होगा? या तो हम लोग व्यय बहुत ज्यादा करने लगेंगे, ठीक है, व्यय बहुत ज्यादा होगा, अतिरिक्त व्यय होगा, या क्या हो सकता है वित्तीय अनुशासन में, या हम लोग क्या करेंगे, सामानों का दाम क्या होगा, अचानक से बढ़ जाएगा। जब सामान का दाम बढ़ जाता है तब क्या होगा, तब भी वित्तीय अनुशासन का सिलसिला भारत में शुरू हो जाएगा। इसी कारण से क्या क्या देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, अतिरिक्त व्यय। जब कभी भी हम लोग वित्तीय अनुशासन में अतिरिक्त व्यय करेंगे किसी भी देश में, या हम लोग अगर किसी सामान का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो ये दोनों स्थिति में वित्तीय अनुशासन हो जाएगा हमारा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि व्यय या फिर किसी सामान का दाम बढ़ना दोनों एक ही स्थिति में आता है, इसी कारण से उसका राइट आंसर। नाफेड किससे संबंधित है? ठीक है, नाफेड के बारे में याद रखना, तो वो देखने को मिलता है केसीसी, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये सब जो जितना भी चीज बिलोंग करता है, ये किससे संबंधित है, वो कृषि विपणन से संबंधित है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नाफेड से तुम समझ सकते हो केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड भी इसी में आता है। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर करते हैं। इस आर्थिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? देखो इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि वहां पर अमेरिका में 1981 में, प्लीज ध्यान देना, 1981 में यहां तुमको क्या नजर आएगा कि 1981 में अमेरिका में पहली बार कर कटौती की जाती है। ठीक है, कर का कटौती किया जाता है, और ये जो हमारे करने वाले हैं ये लाफर वर्ग कह के इसको संबोधित किए हैं। जो आर्थिक सिद्धांत इसको लाफर वर्ग कहा जाता है। 1981 में लाफर वर्ग तुम्हें देखने को मिलता है। 1981 लाफर वर्ग 40वें राष्ट्रपति अमेरिका के, ध्यान रखना। जीएसटी में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में ध्यान दो, जीएसटी परिषद जो है जिसका गठन तुम्हारा 2017 में किया गया था, और इसमें कुल मिलाकर के 33 तुम्हें देखने को मिलते हैं सदस्य होते हैं। लेकिन इन 33 सदस्य के बारे में देखना, 2017 में इसका गठन किया गया है। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, और इन 33 सदस्य में 2 केंद्र से होते हैं और 31 जो होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा चयनित होते हैं। तो 2 तुम्हारे केंद्र से, अगर सवाल ऐसा भी बन जाता है कि कितने से कहाँ, 33 में से कितने केंद्र से, तो केंद्र से हमारे 2 और राज्य से हमारे 31, तो कुल मिलाकर के इसकी संख्या कितनी हो गई, 31 + 2, तो हमारे 33 संख्या में कुल जीएसटी सदस्य में देखने को मिलते हैं। गठन 2017 में किया गया। इन सारी चीजों को याद रखना है। आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी के संदर्भ में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस पे भी एक बार ध्यान देना कि ध्यान देने वाली बात क्या है कि जीएसटीआईएन जो नंबर होती है वो कुल 15 अंकों की होती है। 15 अंकों की संख्या होती है, जिसमें कि हमारे जो 2 अंक हैं वो 2 अंक किसी राज्य को डोनेट कर रहा होता है, राज्य के बारे में बता रहा होता है। जैसे कभी भी गाड़ी के नंबर पे देखने को मिलता है कि BRJH, ठीक है, इस प्रकार का जो पहला स्टार्टिंग का 2 नंबर होता है वो राज्य को इंडिकेट करता है, राज्य के बारे में बताता है।
वैसे ही जीएसटी के जो 15 अंक हैं उसमें से प्रथम 2 अंक जो है वो राज्य को दर्शाते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या है, बी नंबर इसका राइट आंसर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे आते हैं, डैश वे खाते हैं जहां हर महीने एक मासिक किस्त जमा किया जाता है। ये कैसे खाते हैं, ये ऐसे खाते हैं जिसमें हर इंसान निवेश करता है, और इसकी अधिकतम तुम्हें देखने को मिलेगी, न्यूनतम तुम कितना महीने तक कर सकते हो, तो 6 महीने तक कर सकते हो, और अधिकतम तुम इसे 10 वर्ष तक कर सकते हो। इस निवेश को क्या कहते हैं, इस निवेश को आवर्ती जमा कहते हैं, जो हर इंसान कर रहा होता है। इसमें न्यूनतम तुम 6 महीने के लिए और अधिकतम तुम चाहो तो 10 वर्ष के लिए कर सकते। किसी विशेष समय, आगे का क्वेश्चन है, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन का कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर किसी एक समय में जनता के पास एक धन जो है वो स्टॉक में रखा हुआ है, इस प्रकार के धन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के धन को हम धन शोधन, मुद्रा आपूर्ति, मनी ऑर्डर या अल्प मुद्रा, ठीक है, या अल्प विधि मुद्रा, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें तुमको राइट आंसर देखने को क्या मिलेगा कि इसका राइट आंसर है मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति हम लोग पहले भी बात कर लिए हैं, M1, M2, M3 और M4, हमें ये 4 देखने को मिलता है। तो किसी समय में अगर धन ये रह गया तो उसे मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। और उसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, छूट गया, आई थिंक छूट गया है। प्राचीन भारत इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तन का कहाँ से पता लगाया जाता है। मिट्टी के बर्तन में ध्यान देना कि भारत में पहली बार कृषि का जो सबसे पहला प्रचलन देखने को मिलता है, कृषि का जो पहला हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वो मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिल रहा है। कृषि का अंत आते आते, मध्य पाषाण काल के अंत आते आते कृषि का धीरे धीरे उदय हो रहा होता है, लेकिन नव पाषाण आते आते इसका बहुत ज़्यादा हमें प्रचलन देखने को मिलता है। मतलब कि नव पाषाण, प्लीज़ ध्यान देना, नव पाषाण आते आते कृषि का बहुत ज़्यादा उदय देखने को मिलता है। क्योंकि नव पाषाण आते आते कृषि का उदय हो चुका है, इसी कारण से हमें मिट्टी के बर्तन भी नव पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब कृषि हो रहा है तो आदमी के पास अधिशेष भी बच रहा है, और इसी अधिशेष को समय साथ रखने के लिए इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो इसके जो प्रथम साक्ष्य हमें वो नव पाषाण काल से देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर तुम्हारा नव पाषाण काल हो जाएगा। भरतवंश निम्नलिखित में से इंडिया का प्रथम नाम कहाँ देखने को मिलता है। इसमें कौन से वेद में हमें सबसे पहले देखने को मिला, सबसे पहले किसमें हमें भरतवंश का नाम उल्लेखनीय मिलता है। तो ध्यान रखना, ये सबसे प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, तुमको पता ही होगा, सबसे प्राचीन जो हमारे ऋग्वेद हैं, उसी ऋग्वेद में हमें सबसे पहले ये चीज़ देखने को मिलता है। और एक चीज़ और याद रखनी है ऋग्वेद में कि इसके 10वें मंडल से, इनके 10वें मंडल से हमें जाति व्यवस्था के बारे में पता चलती है, वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन हमें 10वें मंडल में देखने को मिलता है। लेकिन भरतवंश का जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो हमें ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ में सबसे पहले इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, उसका ऋग्वेद राइट आंसर होगा। पट्टकाल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया। इसमें देखो इलोरा का भी मंदिर तुमको देखने को मिलता है, कैलाशनाथ, ये सारा जितने भी तुमको मंदिर इस समय में जितने भी बन रहे थे, लेकिन यहाँ सवाल है जैन मंदिर, वो 6वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। और ये पूरे दक्षिण भारत में तुम्हें देखने को मिलता है कि इसके निर्माण में योगदान जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा बहुत सारे जैन मंदिर बनाए गए थे। इलोरा का जो केव है उसको भी कटवा करके बहुत सारा मंदिर बनाया गया था, और ये सब का निर्माण 6वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच चल रहा था। इस कारण से इसका राइट आंसर राष्ट्रकूट हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब से शुरुआत हुआ, कब से शुरुआत होती है द्वितीय नगरीकरण का। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ज़्यादा उदय देखने को मिलता है, और लगभग 1900 आते आते ये सभ्यता का पतन हो जाता है। 1500 से लेकर के हमें वैदिक काल की शुरुआत देखने को मिलती है, और वो भी तुम्हें नजर आता है कि 600 ईसा पूर्व आते आते हमें नजर आता है कि यहाँ पर बहुत सारे जनपदों की संख्या बढ़ने लग जाती है, बहुत सारे जनपद इकट्ठा होने लग जाते हैं जो कि महाजनपद का निर्माण करते हैं। और ये महाजनपद भी एक नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे भी सब कुछ कुशल तरीके से चल रहा होता है, यहाँ की प्रणाली भी बहुत अच्छी होती है। तो ये द्वितीय नगरीकरण का एक बहुत सटीक उदाहरण देखने को मिलता है।
ये हमें कब से नजर आता है? महाजनपद की जो शुरुआत है वो हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिल रही है, और यहीं तुम्हें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय नजर आ रहा होता है। तो ध्यान देना, बौद्ध धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो, ये भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तुम्हें नजर आएगा कि बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। और द्वितीय नगरीकरण का सटीक उदाहरण हमें 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में ही देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौर ने 1994 में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? तो इसमें सिंपल है, सारा कुछ क्वेश्चन में दिया गया है कि ये लड़ाई 1994 में हुई थी, 1194 में हुई थी, ठीक है, 1194 ईस्वी में हुई थी। और इस युद्ध में जो है गौर के मोहम्मद क्या हो गए थे, उनको गढ़वाल वंश के द्वारा हराया गया है, जयचंद्र हारे हैं इसमें। ये कौन सा युद्ध है? ये तुम्हारा चंदावर का युद्ध है। तो ध्यान रखना, अगर कल दिन किसी सेट में ये सवाल बन जाता है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया है, तो तुम इसी क्वेश्चन से समझ सकते हो 1194। इसीलिए कहते हैं कि सेट को बहुत बारीकी से देखो, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट होगा। आगे के मान लो कभी तुमसे पूछ दिया जाए, एग्जाम में ही पूछ दिया जाए कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया है, तो ध्यान रखना 1994। कौन हारे हैं? जयचंद्र। किनसे लड़ाई हुआ है? सब कुछ क्वेश्चन में है, बस ध्यान देने वाली है सेट के ऊपर तुम कितना ध्यान देते हो। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां का मुस्लिम गवर्नर बनाया था? तो ध्यान देना कि सबसे पहले जो यहाँ पर 97 से 98 का बात किया जा रहा है, 97 से 98 का जो बात किया जा रहा है, 1197-98 में हम लोग याद करो बात किए कुतुबुद्दीन ऐबक का, और हमें नजर आता है कि 1193-93 तक आते आते कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे राज्य को जीता है। इस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बदायूं पर कब्जा किया गया, और ऐबक ने बदायूं पर कब्जा करके यहाँ पर इल्तुतमिश को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया है। तो सवाल वही है, मुस्लिम गवर्नर के रूप में किसको इल्तुतमिश का गवर्नर नियुक्त किया गया? कौन किए हैं? तो वो हमारे किए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार काकी के याद में इन्होंने बहुत सारे भवन का भी निर्माण कराया है, वो भी चीज हम लोग आगे जाकर के सेट में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सामंतों की शक्ति को कमजोर करने के लिए एक श्रृंखला तैयार की थी? किनके द्वारा ये सामंत को कमजोर करने के लिए बहुत सारी श्रृंखला का ये किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये बलबन के द्वारा किया जाता है। बलबन ने बहुत सारे श्रृंखला निकाले, जिनसे कि यहाँ पर तुम्हारा सामंत कमजोर होने लग जाते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि सामंतों की शक्ति को कमजोर करने के लिए विनिमयों की श्रृंखला किसने तैयार की थी? तो ध्यान देना, बलबन ने शुरू किया था, लेकिन श्रृंखला जो तैयार किया गया है वो 1296 से लेकर के 1316 के बीच में किया गया। प्लीज ध्यान देना कि ये जो श्रृंखला तैयार किया गया जिसमें सामंतों की शक्ति को कमजोर किया जा रहा है, वो 1296 से लेकर के 1316 तक किया गया था। और इस समय में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। 1296 से लेकर 1316 तक में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चल रहा था। इसी कारण से इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बलबन ने भी प्रयास किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी में श्रृंखला तैयार हुआ था 1296 से लेकर 1316 तक ईस्वी में बहुत सारे श्रृंखलाओं को ही किया गया। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारा राइट आंसर होगा। प्लीज कंफ्यूज मत करना, उसमें सी नंबर अपना टिक करके। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? इसके बारे में अलग अलग विवरण है। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया जो थे, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये चीज कह दिया गया था कि यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी राजा ने इनको किया और अंततः बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ा है, जिन्हें हम लोग पागल राजा कह के पुकारते हैं। तो वो हमारे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से हट करके इसे दौलताबाद बनाने का कोशिश किया था। बर्नी उर्नी ने सबके इसका आलोचना किया है कि ऐसे स्टेप क्यों उठाए थे, ऐसी क्यों रणनीति बनाई थी कि दिल्ली से दौलताबाद करने के। निजामुद्दीन औलिया पहले ही बोल दिए थे ये संभव नहीं है, इस कारण से इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। 1857 के लड़े चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैनिक अधिकारी के द्वारा किया गया? ध्यान रखो, चिन्हट का जो युद्ध है 1857 में लड़ा गया है, ये डंका शाह नामक भारत के एक इंसान थे, उनके द्वारा ये लड़ा जा रहा था। डंका शाह, जिनको अहमदुल्ला शाह करके भी पुकारा जाता है, ठीक है, अहमदुल्ला शाह करके भी पुकारा जाता है। इन्होंने ये लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के साथ, और इसमें ब्रिटिश के नाक में इन्होंने दम करके रख दिया था। और इस समय यहाँ पर कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे। तो अंग्रेजी जो पदाधिकारी थे वो हेनरी लॉरेंस थे, और भारत की तरफ से ये डंका शाह, जिन्हें अहमदुल्ला शाह करके भी पुकारा जा रहा है, उनके द्वारा ये लड़ाई लड़ा गया था। चिन्हट की लड़ाई वही है। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार की थी?
अलग अलग इतिहासकार का कहना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो फ्रांस के थे उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन भारत में जो उसको इम्प्लीमेंट किए हैं, जिनके द्वारा ये लाया गया है, वो हमारे कौन है, वो है वेलेस्ली। ठीक है, 1798 में इसको लेकर के आ जाते हैं वेलेस्ली के द्वारा, ध्यान रखना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, वेलेस्ली 1798, 1798। इसको भी याद रखने वाली बात है। लेकिन तैयार अगर प्रारूप तुम बोलोगे किनके द्वारा बनाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव। प्लीज ये सब दिमाग में बैठा लेना। लेकिन वेलेस्ली ने इसको इंप्लीमेंट किया है, ऑप्शन में साफ तौर पर तुमको वेलेस्ली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ए नंबर तुम्हारा राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गतिविधियों के विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया था। ठीक, क्या वो विनिमय अधिनियम है, क्या वो सहमति के आयु अधिनियम है, भारत दास्ता या पिट्स इंडिया एक्ट। ईयर देख लो 1773। इसमें क्या देखने को मिलता है कि एक समय आया था जब भारत में एक कंपनी जो है वो लॉस पे चल रही थी, वो घाटे पे चल रही थी, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होने के कारण एक अधिनियम लाया गया जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये सारा कुछ कराया जा रहा था, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे थे, बहुत सारे नियम कानूनें निकाली जा रही थी, और ये था विनिमय अधिनियम, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कह के भी पुकारते हैं। ठीक है, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कह के भी पुकारते हैं, ध्यान देना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी में हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक, तो ध्यान रखना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी के अंतर्गत हुई है। अगर सवाल ऐसा भी बन जाए तो तुम बना सकते हो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो हम लोग याद करो, पिछले भी सेट में बात की है कि गांधी इरविन के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जब वो जाते हैं, वो वहां पर भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधि कर रहे थे, और इन्होंने कह दिया था कि पूरे भारत का हम एकमात्र ऐसे पार्टी हैं जो संबोधित करते हैं पूरे भारत को। उसके बाद भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग ये सारे चीज को बुरा लगता है, और वहां पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से क्या कर रहे थे, वो उनके ही दल को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। उसका राइट आंसर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके बारे में तो सबको को आई थिंक पता होगा कि आइंस्टाइन शुरू से एक बात कहे थे कि आगे चल करके भारत में गांधी जी को कोई जल्दी नहीं समझ पाएगा। तो आइंस्टाइन जो है किनसे अहिंसा के बात से सहमत हुए थे, किनसे विचार से वो प्रेरित हुए थे, तो हमारे वो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी से अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत कुछ सीखे थे। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। अहिंसा उन्हीं के द्वारा सीखा गया है। भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में पहला झंडा फहराया था। इंग्लैंड की थी। हम लोग याद करो सेट जब 24वां या 25वां कर रहे थे, सेट 24 या 25 हो रहा था, तभी टाइम हम लोगों ने बात किया था। स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने झंडा फहराया था और वो हमारी कौन थी, भिकाजी कामा। ठीक है, याद करो जर्मनी स्टुटगार्ट में उन्होंने झंडा फहराया था 1907 में, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, भिकाजी कामा। आते हैं किंग जॉर्ज परचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो स्मारक है वो 1911-12 से ही बनना शुरू हो चुका था, लेकिन ये निर्माण कार्य जो है 1924 में कंप्लीट होता है, और ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसके स्वागत के लिए जो दिल्ली दरबार जब लगाया जा रहा था तभी टाइम गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज परचम और क्वीन मैरी के लिए इसको बनाया जा रहा था। लेकिन 1911-12 से इसकी शुरुआत होती है। जो कंप्लीट होता है कार्य, जो कार्य पूरी सफल होता है वो 1924 के आसपास होता है। इसी कारण से सवाल ऐसा पूछा गया, लेकिन ध्यान रखना इसके बनाने की जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हो चुकी है। सिकंदर लोदी के समय बिहार में कौन सा नगर था। तो ध्यान रखना है 13वीं शताब्दी से लेकर के लोधी साम्राज्य 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी में बिहार की जो राजधानी हुआ करती थी वो बिहार शरीफ थी। इसीलिए प्लीज इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि यहाँ पर पूछ रहा है सिकंदर लोदी, और हम क्या बोल रहे हैं कि बिहार में 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में बिहार की जो राजधानी है वो बिहार शरीफ है। इस कारण से इसका राइट आंसर तुम्हारा सी होगा, बिहार शरीफ। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है। तो वो रोहतास है, जिसको धान का कटोरा कह के पुकारते हैं बिहार में। ठीक है, रोहतास उसका राइट आंसर। लौरैया नंदनगढ़ स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप ध्यान रखना, स्तूप जो भी चीज होता है उसमें अंडा टाइप बनाया जाता है, और बुद्ध
के धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। माना जाता है कि यहाँ पे इनके क्या किए गए हैं, किसी सामान या किसी इनके राख को क्या किया गया, रखा गया, उसके ऊपर फिर एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, इस तरह की संरचना तैयार की गई है, इसी को स्तूप कहते हैं। फिर बाद में इसमें बहुत चीज़ ऐड होने लग गया, बहुत चीज़ों को जोड़ा गया है, और ये अशोक के द्वारा जो है लौरिया नंदनगढ़ में ये बनाया गया था स्तूप। ध्यान रखना, ये अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है और ये चंपारण में स्थित है, ये भी चीज़ को ध्यान रखना है। ये चंपारण में स्थित है और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक के द्वारा निर्मित ये स्तूप। बिहार सरकार 2025 में कौन सी नई योजना लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो शिक्षा है वो नारी शक्ति प्रोत्साहन शिक्षा योजना है, जिसमें महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर। 2025 में भारत का कौन सा खिलाड़ी राष्ट्रीय हॉकी टीम में शामिल हुआ था? तो ये जो हमारे हैं अभी नए नए एकदम बिहार में जिन्होंने हॉकी टीम में अपने नाम को दर्ज किया है वो हैं विवेक सागर। एकदम रिसेंटली इनके साथ और भी बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन सबसे रिसेंट में जो सबसे अभी हाल फिलहाल में जो हॉकी टीम में शामिल हुए हैं बिहार के, वो विवेक सागर हैं और उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया है बिहार से। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही परचम तुम भी लहराओगे ऊंची उड़ान के साथ। हम लोग एक सेट 32 कर चुके हैं और उम्मीद है हम लोग सेट 33 भी साथ में करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को सब कोई तक पहुंचाना और उम्मीद है कि तुम लोग बढ़िया से तैयारी करोगे। इसके आगे का जो सवाल है वो साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान और गणित के सारी चीज़ों को हम लोग मनोज सर के साथ करेंगे। मेरे साथ इतना ही है, मिलते हैं अगले सेट में। सेट 33 में फिर से मुलाकात होगी इतिहास और अर्थशास्त्र के साथ। ऊंची उड़ान सफलता वादा का फिर से मिलते हैं तुमसे, बाय बाय। और अब मनोज सर की बारी है, वो तुमको विज्ञान और गणित लेकर के चलेंगे। जय हिंद, जय बिहार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है बिहार एसआई के इस सेशन में। मैं हूं मनोज कुमार और मैं आप सभी को साइंस और मैथ का डिस्कस कराने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? पार्श्व परिवर्तन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पार्श्व परिवर्तन किस में होता है? तो समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर बात करें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की, तो इसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दूसरे दिशा में चला जाता है, इसलिए ये पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। पार्श्व परिवर्तन किस में होता है? तो समतल दर्पण में होता है। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। फिर बात करें समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों प्राप्त कर लेती हैं? तो वो अगर बात करें समतल सतह यानी कि खुरदरा सतह पे अगर जल की बूंदें गिराएं तो थोड़ा सा फैल जाएगा, लेकिन अगर समतल यानी चिकना सतह पे जल की बूंदें गिरती हैं तो वो उसके जल के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जल की बूंदें गोल हो जाती हैं, जिसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, अणुओं द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? तो जल की बूंदें गोल हो जाती हैं। इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है? तो बात कर ले ऑप्शन की, तो चालक के ऑन होने पे तो ऐसा नहीं होता है। चालक के ऑन होने पे बिजली का धारा प्रवाहित होता है। परिपथ टूट जाने से, तो हाँ, परिपथ अगर टूट जाता है बिजली के तार में धारा प्रवाहित होता है। अगर बात करें ये अगर टूट जाए तो धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाता है। ओके, बी सही हो जाएगा। फिर बात करें न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया हुआ था। ठीक है, 3 नियम। पहला नियम से क्या मिलता है? तो जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। गति का पहला नियम अगर बात करें इससे, तो जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। इससे जड़त्व का नियम इससे प्राप्त होता है। अगर बात करें गति के दूसरे नियम का, तो गति के दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है? तो बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है। ओके, इसका एक फार्मूला है, आप लोगों को पता होगा, F बराबर ma। ठीक है, ma गति के दूसरे नियम का। गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है। ओके, अगर बात करें गति के तीसरे नियम का, तो ये क्या कहता है कि हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है।
फिर बात करें एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है। यहाँ क्या पूछ रहा है, तो श्रव्य सीमा, श्रव्य सीमा क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो औसत सीमा होता है, ठीक है, ये ध्वनि हमारे कान सुन सकती है। लेकिन बात करें 20 हर्ट्ज से नीचे क्या जो ध्वनि होता है, वो उसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है, अवश्रव्य, अवश्रव्य। ये कितना होता है, तो ये 20 हर्ट्ज से कम होता है और ये ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। अगर बात करें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि, उसको क्या कहते हैं, तो उसको पराध्वनि कहते हैं, पराध्वनि। और पराध्वनि जो होता है वो कितना होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। इस ध्वनि को भी हम नहीं सुन सकते। इस ध्वनि को कौन सुनता है, तो चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सब होते हैं, ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि चमगादड़ जो रात में उड़ता है उसको तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है जो किसी वस्तु से टकरा के वापस आता है और तब उसको पता चल जाता है कि सामने कोई ठोस वस्तु है। ओके, तो पराध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहता है और श्रव्य जो ध्वनि होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे रहता है, और जो श्रव्य ध्वनि होती है उसकी सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होती है। फिर बात करें हम किस पिंड की गति और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक होते हैं। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डॉट डॉट ऊर्जा के घटक होते हैं। तीन दोनों का संयोग जो होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग जो होता है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जानते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। अगर बात करें गतिज ऊर्जा का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका हाफ mv² होता है, और वहीं स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, तो mgh होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं जो रडार सिस्टम में प्रयुक्त होती है, तो परावैंगनी नहीं होता है, औरक्त नहीं होता है, माइक्रोवेव होता है, और रेडियो तरंगे भी होती हैं। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, लेकिन अगर सबसे सटीक आंसर की बात करें तो जो माइक्रोवेव होता है, माइक्रो तरंगे होती हैं, वो रेडियो वेव का ही हिस्सा होता है। तो सबसे सटीक आंसर हमारा सी ही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो ऑप्शन डी सही होगा, रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे, ये भी रडार सिस्टम में काम आता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कभी कभी कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन भी दे देता है, तो उस कंडीशन में सबसे सटीक जो आंसर रहता है वही हम लोग को टिक करना रहता है। फिर बात करें किए गए कार्य की इकाई क्या है। कार्य की इकाई यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, कार्य की इकाई। अगर वाट किसकी इकाई है, तो ये शक्ति की इकाई है। वाट जो होता है वो शक्ति की इकाई है। डेसिबल किसकी है, तो ध्वनि की है, ध्वनि की इकाई है। और वही एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का इकाई है। और फिर बात करें जूल का, तो जूल इसका है कार्य का, ठीक है, कार्य की इकाई क्या है, जूल, ठीक है। ये चारों आप लोग को पता होना चाहिए, वाट शक्ति, डेसिबल ध्वनि, एम्पियर विद्युत धारा, और जूल इसका तो कार्य का। फिर बात करें परमाणुकता। परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन क्या है। परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन जो है, तो ये अगर बात करें ऑर्गन की, ये पीरियोडिक टेबल में इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक 18 होता है, 18। और ये एक नोबेल गैस है, आप लोग को पता होना चाहिए, ये एक नोबेल गैस है, नोबेल गैस है। और इसकी परमाणुकता जो होती है वो एकल परमाणुकता होता है, क्योंकि एक परमाणु से ये मिलके बना होता है। जैसे क्या होता है ना, हाइड्रोजन जो बना होता है वो दो परमाणु, जैसे ये H2 लिखते हैं ना, तो दो परमाणु से मिलके बना रहता है। वैसे ही ये एकल परमाणु, ये ऑर्गन जो है वो एकल परमाणुकता वाला है। फिर बात करें किस तत्व का नाम एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है, और इसका प्रतीक लैटिन शब्द ऑरम से आया है, ऑरम से। तो आप लोगों को पता होगा सोना का प्रतीक चिन्ह जो होता है AU होता है, जिसको ऑरम कहते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गन का क्या होता है, AR होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 18 होता है। सोना का परमाणु क्रमांक कई बार पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
79 होता है। और वहीं एल्यूमिनियम को किससे इंडिकेट करते हैं? Al से करते हैं। का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 13 होता है। फिर बात करें चांदी की, चांदी को क्या कहते हैं? Ag का संकेत होता है, इंडिकेशन होता है, वो Ag होता है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये कितना होता है? 47 का परमाणु क्रमांक 47 होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करें विंडो क्लीनर, खिड़की को साफ करने में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो बात करें किस, तो ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब खिड़की क्लीन किया जाता है, जो विंडो क्लीनर होता है बोतल में, तो उसमें क्या होता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये जब डाला जाता है तो उसमें जो पुरानी से पुरानी गंदगी होती है, उस गंदगी को उन गंदगी के क्षार को तोड़ के ये नष्ट कर देता है, फिर ये वेपोरेशन हो जाता है, उड़ जाता है। तो वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही प्रयोग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? कौन सा तांबा खनिज है? तो तांबा का खनिज हो जाता है एजुराइड। ऑक्साइड किसका खनिज है? तो ये एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम का है। और ये कहीं नहीं है, हेमेटाइट किसका है? ये लोहा का है, ये लोहा का है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट बात करें तो CH2CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? का नाम, ये फार्मूला किसका है? तो ये इथेनॉल का फार्मूला, इथेनॉल का। एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? डबल ये होता है किसका? एसिटिक का फार्मूला। इथेनॉल का तो पता ही है, CH होता है। मीथेन का आप सभी को पता होगा, 4 होता है। क्लोरोफार्म का कितना होता है? क्लोरोफार्म का होता है CHCl3 होता है क्लोरोफार्म। आगे की बात कर ले तो निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 होता है? तो ये क्या होता है? तो ये फ्रांसियम का होता है। फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 87 होता है, 87। वहीं बात करें सीजियम का, तो सीजियम का कितना होता है? 55 होता है। लिथियम का 3rd ही नंबर पे आता है, तीसरा होता है। जैसे पहला हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है, और तीसरा क्या हो जाता है? तो लिथियम हो जाता है। वही बात करें रुबिडियम का, तो रुबिडियम का कितना होता है? 37 हो जाता है। 37 का परमाणु क्रमांक 37 हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? सोडियम कहाँ स्थित होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11। ओके, तो आवर्त में अगर बात करें तो तीसरे नंबर का जो आवर्त है उसका पहला समूह जो होता है उसमें पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है पहला समूह किधर होगा? बाएं साइड में, यानी कौन सा? ऑप्शन डी हो जाए। अगर हम देखें तो बाएं साइड में ही क्या होता है? सोडियम होता है, पहला समूह वहीं रहता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह रूपांतरित हो जाता है। किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो ये रूपांतरित हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये में रूपांतरित होता जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। फिर बात करें निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहा जाता है? साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहा, B12 को। B1 को क्या कहा जाता है? तो थायमिन कहा जाता है। थायमिन B1 को थायमिन कहा जाता है। B6 को पायरेडॉक्सिन कहा जाता है। पायरेडॉक्सिन कहा जाता है। B6 को पायरेडॉक्सिन कहा जाता है। 12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। और 3 को क्या कहा जाता है? तो नियासिन कहा जाता है। टोटल बी समूह में, विटामिन बी समूह में आने वाले जितने विटामिन है वो टोटल 8। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्रोत में मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? खोज से मस्तिष्क
ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो भी एथलेटिक्स रेस स्टार्ट करते हैं उससे कुछ देर पहले उनको उनका मस्तिष्क भी एक्टिव रहे और शरीर भी एक्टिव है। फिर बात करें प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है, कितने अमीनो एसिड प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। तो जो प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो एसिड का बना होता है, 20 अमीनो एसिड का बना होता है। फिर बात करें स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता द्वारा पूरा की जाती है। जो स्वपोषी जीव होती हैं उनका ऊर्जा और कार्बन इनकी आवश्यकता इसके द्वारा पूरा की जाती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनको भोजन प्राप्त होता है। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो जाते हैं उनको इस भोजन प्राप्त होता है। फिर बात करें एथलीट फूड के कारण होने वाली बीमारी। एथलीट फूड किस कारण होती है, तो फंगस यानी कि कवक के द्वारा एथलीट होता है, तो पैरों में छाले जैसे पड़ जाते हैं। ओके, फिर बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? तो ये हो जाता है कौन, तो क्या नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। अक्सर देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जब कई बार क्या होता है ना कि खाना जब बनाया जाता है तो कमरे को बंद करके अगर कोई व्यक्ति खाना को बनाता है कंडीशन में उसकी सांसें फूलने लगती है। कई बार तो इतना भयानक स्थिति लोगों की मौत हो जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि खाना बनाते वक्त उसमें से गैस निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर में हमारे रक्त में पहुंचता है तो ब्लड में पहुंचते ही उसके साथ क्रिया करके उसका से बहाव जो रक्तस्राव है वो एक तरह से धीमा कर देता है। कई बार होता है कि धीरे धीरे वो रुक जाता है, रक्त का प्रवाह ही रुक जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। कहा जाता है कि खाना बनाते वक्त सारे खिड़की खोल के ही खाना बनाया जाए ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो खाना बनाते वो कमरे से बाहर निकल। फिर देखते हैं कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है। तो ये कौन करता है, तो ये कौन हो जाता है, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, तो ये जो होता है पतला लसिका होता है, क्या करता है कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका के बाह्य तरल से क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है, मतलब उसको उधर जाने से रोक देता है। नेक्स्ट देखें तो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। तो देखो राइबोसोम जो होता है तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में तो ये 80S होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। वहीं प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली होता है ये दोनों में नहीं पाया जाता है। ये केवल यूकैरियोटिक जो स्तनधारी जीव है, मतलब एक तरह से हम जो मनुष्य होते वो यूकैरियोटिक में शामिल है। यूकैरियोटिक हमारे अंदर केवल कोशिका यूकैरियोटिक जितने भी जीव हैं उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक नहीं पाई जाती। फिर बात करें जब हमें ठंड लगती है या हम डरे हुए होते हैं तब त्वचा की कौन सी मांसपेशी सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारी त्वचा की केस रोंगटे होते हैं खड़े हो जाते। तो इस मांसपेशी के कारण तो हो जाता है कौन, अरेक्टर पिली। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स आ गया, ओके। यहाँ से हम लोग मैथमेटिक्स करने वाले हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या में से 12 वर्ष से कम आयु के हैं और लड़कियों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि विद्यार्थी की संख्या इतना है तो 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी हैं। यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग लग रहा है। ठीक है, हम सेट कल मॉर्निंग में हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग में जो सेट हुआ है में है, क्वेश्चन देख लेते हैं, वहाँ से कुछ डाटा मिसिंग है। ठीक है, ओके, चलो हम लोग देख लेते हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 5/8 क्या दिया है, छात्रों की संख्या में 5/8 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं।
क्या दिया है, लड़के हैं। लड़कियों की संख्या में से 2/5, लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, और लड़कों की और 4/9 लड़कों की, और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि विद्यार्थियों की संख्या 288 है तो 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे हैं। ठीक है, कुछ डाटा मिसिंग है, वहां पे नोट कर दिए हैं। चलिए इसको सॉल्व कर दें। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में से 5/8 है और शेष, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पहले लड़कियों को निकाल लेते हैं, फिर लड़कों का। यहाँ लड़की की कर देते हैं, यहाँ का कर देते हैं। का मतलब लड़की और लड़का, का एंड की मूवी देखे होंगे आप, ठीक है, वैसे ही। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 288 है। ठीक है, 288 में से 5/8 तो लड़कियां हैं, क्या लेते हैं 5/8। और हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर जो पूछ रहा है 12 वर्ष से कम आयु, यहाँ लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे 2/5 कर देते हैं। ऐसे हमारा लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। वहीं लड़कों की देख क्या है, टोटल संख्या 288 है। 288 में से 5/8 अगर लड़कियां हैं तो जाहिर बात है 3/8 लड़के होंगे, 3/8 लड़के होंगे। और 3/8 लड़कों में से यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन हमको तो कम वाला निकालना है। फिर क्या करेंगे, 4/9 12 वर्ष से ज्यादा है तो 5/9 क्या होंगे, 12 वर्ष से कम होंगे, तो 5/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिए, निकल गया 8 3 24, फिर बचा यहाँ 4 और यानी 48, तो 8 6 48, इससे कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 36 दूनी 72। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 72 हो गई, जो 12 साल से कम है। 36 बार में कट गया है। ठीक है, फिर 9 से इसको 4 टाइम में कट गया, 4 3 12 25 60, लड़कों की संख्या 60। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 72 और 60 तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, तो 32 हो जाएगा। 132 हमारा सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 132 टोटल लड़के लड़कियां हैं जो 12 वर्ष के हैं। फिर देख लेते हैं, अनु किसी कार्य को करने में बीनी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती हैं। अनु अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा कर, यहाँ अनु और बीनी की बात हो रही है, अनु और बीनी। ठीक है, अनु और बीनी की बात हो रही है। तो यहाँ अनु है बीनी से 4 गुना कार्य कुशल, तो अगर अनु किसी कार्य को x घंटे में करती है तो वहीं बीनी कितने समय में करेगी, 4 घंटे में करेगी। 4 घंटे में, क्योंकि यहाँ आंसर हमको घंटे में देना है। अब दोनों मिल के कार्य को कितने समय में कर रही हैं, तो दोनों कितने में कर रही हैं, 12 घंटे में, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 1/x प्लस 1/4x, 4x इक्वल टू 1/12। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 हो जाएगा 4x, इधर 4 प्लस 1 इक्वल टू 1/12, फिर ये हो जाएगा 5/4x इक्वल टू 1/12, तो 4 तिहाई बार, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5 तिहाई 15, x का वैल्यू 15। यहाँ तो वही पूछा है अनु का ही। ठीक है, यानी कि अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर लेती है, तो अनु 15 घंटे में कर लेती है। वहीं अगर पूछे बीनी कितने में घंटे में करती, तो 4 से मल्टीपल कर देते 15 में, यानी कि उसका 60 हो जाता। पूछा नहीं है, तो ये 15 आंसर हो जाएगा, 15 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल जाते हैं, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भर रहा है, एक खाली कर, तो पहले भर देते हैं 1/15 और खाली कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 1/24। यही है ना डाटा, हाँ। इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 15/120, 24, आप लोग को पता ही होगा, 24 5 यानी कि टोटल हो जाता है 3/1।
3 से ये कितनी बार में कट जाएगा 40, यानी कि टोटल कितना लगेगा 40 घंटे। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 15,625 है। यदि दो क्रमगत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती हैं, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती हैं, तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 15,600 जनसंख्या है, पहले साल कितना बढ़ रहा है 2%, क्या करेंगे 108/100 कर देंगे, क्योंकि 8% हमको बढ़ाना है। फिर दूसरे वर्ष 12% बढ़ रहा है तो 112/100 कर देंगे, दूसरा वर्ष भी बढ़ गया, तीसरे वर्ष घटाना है 22%, 100 में से 22 घटाएंगे तो कितना होगा 78 हो जाएगा, 78/100। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे, कट करना तो आप लोग को अच्छे से आता होगा, कट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 14,742, सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 14,742 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, हाँ ठीक है, एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक 891 रुपये की दर से बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे कुछ भी दिया उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ देखना है सेम डाटा यहाँ भी और सेम डाटा यहाँ भी, एक में लाभ एक में हानि पूछे, कंडीशन में क्या करते हैं, तो एक फार्मूला का यूज करते हैं, को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, 100 कर दे। और एक बात याद रखिएगा, में से जो निकलेगा वो हमेशा हानि में आएगा, हमेशा। यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ क्या कर देंगे 10 × 10/100 कट करेंगे तो एक आएगा। अभी बताए थे कि हर कंडीशन में ये यहाँ पे हानि ही होगा, हानि, ठीक है, 1% क्या होगा हानि हो जाएगी, 1% हानि हो जाएगी। अगर यहीं 20 रहता, 20% क्या होता, 20 20 400/100 कर देते, 100 कर देते तो कट देता, यानी 4% हानि हो जाती, तो हमारा आंसर 4% आता, लेकिन यहाँ 10 है ना कि 20। बता, मेरा कहने का मतलब है इससे कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे, अगर यहाँ 10% हानि 10% मतलब दोनों का डाटा सेम ही हो तो यही, ठीक है। तो हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है, ठीक है, फिर 32 नंबर का समाप्त हो गया, 33वें नंबर का लेके मिलेंगे कल इसी चैनल पे नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी टाटा बाय बाय, थैंक्स।